अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन आप वीडियोस देखने के बावजूद मोर देन 70% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली यार इन्नियाँ मिन्नतां ना करवाया करो यार, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और फीडबैक भी अपना दीजिएगा वीडियो में कि आपको जो हमारा इंफॉर्मेशन रिलेटेड कंटेंट है वो कैसा लगता है। अ, और आज जो हम जिस कैटेगरी का रिव्यू करने वाले हैं स्टील में, वो है जी 420 एस एस। एस एस मीन स्टेनलेस स्टील। और 4 सीरीज़ का स्टील मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि ये स्टेनलेस स्टील को प्रेफर करता है। उसकी रीज़न ये है कि इस कैटेगरी के स्टील में जो स्टेनलेस स्टील की कैटेगरी है उसमें क्रोमियम कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो डिसाइड करता है। अब ज़्यादा से मुराद होती है 10% से ऊपर। 10% एक बहुत मैसिव जो है वो अमाउंट है किसी भी एक मेटल की इसमें मौजूद होना। तो वो बेसिकली डिसाइडिंग फैक्टर होती है। अब 420 एसएस जो है वो उसकी कंपोजिशन पे सबसे पहले बात करते हैं और फिर जानते हैं कि वो उसके यूज़ कहाँ कहाँ पे हमें मिलते हैं। 420 एसएस जो है वो इसमें कार्बन कंटेंट अगर बाय कंपोजिशन देखें तो मैक्सिमम 0.45% तक होता है, यानी कि ऑलमोस्ट आधा फीसद कार्बन होता है इसके अंदर। और 12% क्रोमियम होता है। इसके अलावा मैंगनीज 1% होता है। सिलिकॉन जो है वो भी 1% होता है। फॉस्फोरस जो है वो 0.04% होता है, जस्ट अ पिंच ऑफ फास्फोरस। और सल्फ़र जो है वो भी 0.03% होता है। और जो निकल है वो 0.5% होता है। अब इस कंपोजिशन के साथ इसकी खूबियाँ क्या आती हैं? सबसे पहले कार्बन, जैसा कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स को पता है कि कार्बन डाला ही हार्डनेस के लिए जाता है, तो कार्बन इसे हार्डनेस प्रोवाइड करता है। कार्बन चूँकि इसके अंदर औसत दर्जे का है, दरमियाने दर्जे का है, तो इट्स अ मीडियम कार्बन स्टील। क्रोमियम की वजह से इसके अंदर क्रोजन रेजिस्टेंस आती है, रस्ट के ख़िलाफ़ रेजिस्ट करता है, इसे रस्ट नहीं लगता। 1% मैंगनीज़ है। मैंगनीज़ जो है वो इसको ग्रेन इम्प्रूवमेंट करती है, इसके अंदर थोड़ी सी टफनेस लेके आती है, इसे ब्रिटल नहीं होने देती। सो अगर ये हार्ड हो जाए तो इसको फिर भी इसके अंदर सलाहियत रहती है कि ये थोड़ी सी चोट बर्दाश्त कर सकता है। सिलिकॉन जो है इसको डीऑक्सीडाइजेशन करती है। आपको पता है कि जब लोहा पिघलाया जाता है बड़ी बड़ी शीट्स बनाने के लिए, तो उसके अंदर सिलिकॉन जब ऐड करते हैं तो आपके यील्ड जो होता है उसके अंदर इनहेरेंटली मौजूद नहीं होती ऑक्सीजन, सिलिकॉन की वजह से। क्योंकि सिलिकॉन उसके साथ मिलकर सिलिकॉन ऑक्साइड बना के ऊपर आ जाती है, तो उसे आप इजीली छान सकते हैं और आपके ब्लेड को अंदर मटेरियल के जंग नहीं लगता। इसके अलावा अगर बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस जो है वो अगेन ग्रेन इम्प्रूवमेंट करेगी। ग्रेन इम्प्रूवमेंट के साथ इसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी, क्योंकि ग्रेन इम्प्रूवमेंट के जो है वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है आपकी स्ट्रेंथ को। तो अगर आप फास्फोरस की बात करें तो वो करेगी तो वो ग्रेन इम्प्रूवमेंट, लेकिन इन दी एंड आपको उसकी स्ट्रेंथ बेहतर कर देगी। और सल्फ़र इसके अंदर डाली जाती है। सल्फ़र अगेन डीऑक्सीडाइजेशन का भी काम करती है और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है इसको। और निकल जो है वो इसे डक्टिलिटी प्रोवाइड करती है, सो यू कैन मेक अ लॉन्ग डक्ट्स आउट ऑफ दी स्टील। इस क्वालिटी का स्टील जो हमारे पास है। अब बात करते हैं इसके इस्तेमालात की। सबसे पहले इसके अंदर डक्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो जो बड़ी शीट्स बनानी होती हैं, थिन शीट्स बनानी होती हैं, वो इससे बड़ी आम बन जाती हैं। तो जो आपके इंडस्ट्रियल टैंक्स वगैरह होते हैं, टैंकर्स वगैरह होते हैं जो फूड ग्रेड नहीं करने होते, वहाँ पे आपको, या जहाँ पे आपने नॉन एसिडिक मटेरियल जो है वो स्टोर करना होता है, वो कंटेनर 420 स्टील के बनाए जाते हैं। इसके अलावा शाफ्ट्स हैं, बहुत सारी वॉल्व्स हैं। ये चूँकि दरमियाने दर्जे का स्टील है, ज़्यादा महंगा नहीं है, इस वजह से जो हायर लेवल पे इसे इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। शाफ्ट बनाने में, वाल्व बनाने में, पंप्स बनाने में ये काम आती है। इसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसके बनते हैं। तो जो डॉक्टर्स कटिंग के लिए कैंचियाँ या दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं, वो 420 एसएस की ही आमतौर पर बनाई जाती हैं। और कटलरी जो है, जो जर्मन स्टैंडर्ड की कटलरी है, वो भी इसी की बनाई जाती है। और एंड पे हमारे पास ये नाइफ़ भी बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं नाइफ़ की कैटेगरी में कि ये नाइफ़ की कैटेगरी में कहाँ स्टैंड करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी दुनिया के मुल्क हैं,
उन सब के अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं। अमेरिकन के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, यूरोपियंस के अपने स्टैंडर्ड्स हैं एज ए यूरोपीय यूनियन, मतलब जो वो सारे मुल्क इकट्ठे हैं 28 मुल्क, उनके अपने स्टैंडर्ड एक है। लेकिन यूरोप के अंदर भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि यूरोपीय यूनियन के अपने स्टैंडर्ड से मुख्तलिफ होते हैं, जिसमें मैंने लास्ट टाइम आपको बेल्जियम का बताया था, बर्गहॉफ ब्रांड का स्टैंडर्ड था, वो X30 यूज़ कर रहे थे। इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा, फ्रेंच जो मटेरियल है वो इनसे डिफरेंट होता है। तो जो इंडिविजुअल उनकी कंपनियां बनाती हैं सेल करने के लिए, वो अपने स्टैंडर्ड्स पे सेट करती हैं। और जर्मन स्टैंडर्ड, जिस तरह आप जापानीज स्टैंडर्ड की बात करते हैं, जैसे जापानीज रीइंफोर्स स्टील है, टामाहागाने, उनका एक दुनिया में नाम है, या जापानीज वनेडियम स्टील है, उसका एक नाम है दुनिया में। क्यों? क्योंकि उसने मार्केट कैप्चर की है अपनी क्वालिटी की वजह से। इसी तरह इनसे भी पहले तो नहीं मैं कहूँगा, इनके लगभग सेम आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन अपनी पीक पे थी, तो तब उसके आसपास जर्मन स्टैंडर्ड वाज गोल्ड स्टैंडर्ड। एंड स्टिल अगर आप कटलरी की बात करें तो जर्मन स्टैंडर्ड को कटलरी का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, क्योंकि जर्मन स्टैंडर्ड का स्टील एक तो आपको अफोर्डेबल रहेगा, जापानीज़ की निस्बत जापानीज़ बहुत महंगे हैं। जापानीज़ स्टील अगर मैं पाकिस्तानी प्राइस में बात करूं तो 50,000 से स्टार्ट होता है, 45,000 50,000 रुपये का वो मिलता है स्टील, होता वो भी नाइफ ही है। और जो उनका ट्रेडिशनल स्टील है उसे जंग भी लगता है। तो जर्मन्स ने इन दोनों चीज़ों को काउंटर किया। एक तो उन्होंने पैसों की रेंज को कम किया अपने स्टील में, दूसरा उन्होंने जो है आपका क्रोजन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव किया, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड मटेरियल होता है, वो लोग ज़्यादातर शोबाजी के लिए इस्तेमाल करते हैं कि देखें जी हमने जापानीज़ नाइफ रखा हुआ है। जबकि जर्मन्स ने बहुत लंबे चौड़ा जो है ना वो इंडस्ट्री कायम की है सिर्फ अपने स्टील के ऊपर। तो जर्मन स्टैंडर्ड का स्टील पूरी दुनिया में माना जाता है। मेसियर वगैरह इनकी बहुत जो है वो पुरानी इंडस्ट्रीज़ हैं। अब जर्मन जो नाइफ हैं उनमें 420 से स्टार्ट होते हैं। ये नहीं है कि वो सिर्फ 420 ही बनाते हैं, वो VJ4 स्टैंडर्ड का भी स्टील बनाते हैं, V4G स्टैंडर्ड का। इसके अलावा जर्मन जो हैं वो, ये तो मट एंड स्टिक स्टील है, यानी कि इसको जो है वो मैग्नेट चिपक जाता है, वो ऑस्टेंटिक स्टील के भी बनाते हैं। मेरी प्रोनाउंसिएशन इसकी बड़ी गंदी है, ये मैं क्लास में भी अड़ता होता था इसमें। तो बेसिकली नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के भी वो बनाते हैं। तो उनमें बेसिक वो होते हैं फूड सेफ्टी के लिए, जैसे आपने कोई तेज़ाबी चीज़ जो है वो स्टोर करनी है, जो आम तौर पे आपके होटलों वगैरह पे आपको पता है कि जब मसाला वगैरह लगाया जाता है किसी चीज़ को, तो वो तेज़ाबियत उसके अंदर आ जाती है। उसको स्टोर करने के लिए जो जर्मन स्टैंडर्ड है वो V4G स्टैंडर्ड का स्टील होता है, या अगर अमेरिकन स्टैंडर्ड को उसके आसपास करके गिने तो 316L स्टैंडर्ड का स्टील है। वो उसके साथ मैग्नेट नहीं चिपकता, और वो इसी तरह की शीट्स वगैरह बनाने के काम आता है। उसकी कोई छुरी इतनी खास होती भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है, उसकी वजह से उसे हार्ड करना बड़ा मुश्किल होता है। हार्डनेबल स्टील में वो बहुत लो है, नाइफ उसके बनाए जाते हैं, नाइफ उसके महंगे भी होते हैं। तो उसके कार्बन को बेसिकली कंपनसेट करने के लिए बहुत सारे और एलिमेंट्स डालने पड़ते हैं उसके अंदर, ताकि उसकी हार्डनेस को बेहतर किया जाए। तो उसी लिहाज से उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन नॉनदलेस उसके साथ एसिड रिएक्ट नहीं करता। तो वो अगर आप किसी आम तौर पे नाइफ़ की सेफ्टी में बताया जाता है कि अगर आप कोई एसिडिक चीज़ काटते हैं या आप गोश्त बनाते हैं किसी नाइफ़ के साथ, तो उसे आप अच्छी तरह धो के और कपड़े से साफ़ करके बिल्कुल पानी ख़त्म करके रखें, क्योंकि स्टेनलेस स्टील का नाइफ़ भी शायद पानी के साथ रिएक्ट ना करे, लेकिन उसके अंदर मौजूद जो एसिड है, और एसिड जो है वो सिट्रस फ्रूट में तो होता ही बहुत ज़्यादा है, जैसे मौसमी है, किन्नू है, इसके अंदर लेमन है, इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा एसिडिक स्टील एसिडिक प्रॉपर्टीज़, लेकिन वो सेब में भी होती हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता अगर पड़ा रहेगा तो वक्त के साथ वो रिएक्ट करेगा उसके साथ, और आपका जो ब्लेड है उसको ख़राब कर देगा, स्पेशली उसकी धार को बहुत जल्दी डल कर देगा। तो उसके लिए जो है वो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए जाते 316 के लिए, लेकिन इनके लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वही हैं कि इसे आप जब भी इस्तेमाल करें उसे साफ़ करके रखें। तो ये थी हमारी कुछ गुफ्तगू इसके बारे में। तो आज जो हमारे सामने नाइफ़ पड़े हुए हैं, ये मेड इन जर्मनी है, जर्मन स्टील के नाइफ़ हैं, और जर्मन स्टील का जो डिज़ाइन है वो भी इसी तरह का होता है, क्योंकि जर्मन्स जो है बड़े खुले दिल के साथ लगाते हैं मेटल को। और आपने जितने भी इस तरह के
जो देखे होंगे स्टील, वो यहाँ रशियंस के पास होंगे या जर्मन्स के पास होंगे। इनके हैंडल भी मेटल के बनाए जाते हैं, एलुमिनियम अलॉय के साथ मेटल होती है, और इनके ब्लेड जो हैं वो तो ज़ाहिर है मेटल की ही होंगे। तो इनमें वुड वगैरह यूज़ नहीं की जाती, वो शायद दरख्तों को बचा के रखते हैं, लेकिन वो शुरू से इस तरह के ब्लेड बनाते हैं, और इनके डिज़ाइन भी डिफरेंट होते हैं। तो अगर मैं आपको इसका रिज़ल्ट चेक करवाऊँ, इसे तेज़ किया हुआ है जी, पॉलिश्ड। अगर आप गौर से देखें ना, तो क्रोमियम और निकल की वजह से इसमें शाइन इतनी कमाल की आती है ना इसके ब्लेड में। ये देखें, मिरर फिनिश है, ऐसे लग रहा है जैसे, देखें ऊपर आपको मेरा कैमरा नज़र आ रहा होगा, ऐसे शाइन मारता है ये कि मिरर की तरह आपको आर पार नज़र आता है। और इसकी धार भी देखें, पॉलिश बिल्कुल, और इसका रिज़ल्ट भी देखें। आए, ये इस तरह की जब कटिंग होती है ना, तो बंदे के पैसे पूरे होते हैं काम करने के। ये देखें, बहुत ही शानदार है जी इसका रिज़ल्ट कटिंग में। और इसका इवन बेहद फोल्डेड पेपर है, लेकिन फिर भी ये देखें कितना फोल्डेड पेपर है, लेकिन फिर भी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पेपर मैं यूज़ ही लेके आता हूँ गंदे से, और ये देखें डबल भी किया पेपर, तो उसे पता भी नहीं है कि उसने काट दिया है। इतना मुलायम माशाल्लाह इसका एज है। और ख़ाली इसका नहीं, आपको एंड तक सारे चेक करवा दूंगा, सब का एज ही इस तरह का होगा। स्ट्रेट पे भी ये देखें, स्ट्रेट कटिंग मैंने कहा था आपने चेक करनी है, तो स्ट्रेट कटिंग जो है उस पर भी इसका इसी तरह का शानदार एज निकलेगा। तो ये था ओवरऑल रिव्यू 420 स्टील का। और ये जो छुरियाँ ये भी फॉर सेल हैं, तो इनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यही पैटर्न आजकल रखा हुआ है, पहले स्टील की गाइडेंस देता हूँ कि स्टील क्या है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वीडियो आती है आपके पास कि ये जो पर्टिकुलर छुरियाँ हैं ये जो किस कंपनी की हैं और किस तरह इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।